यू थिंक डेमोक्रेसी चैलेंज हो रही है बहुत जगह, बहुत देशों में? ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं, जैसे लाइक नेपाल में हमने देखा, बांग्लादेश में देखा, ऑस्ट्रेलिया में थोड़े थोड़े भी प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए थे, यूके में बीच में कुछ हुआ, फ्रांस में भी हालत खराब हुई। नहीं, इसको डेमोक्रेसी चैलेंज हो रही है इस रूप में मैं नहीं देखता जो हूँ। करंट जो भी लीडरशिप है वहाँ पे केओस होते जा रहे हैं हर हाँ, कंट्री में, हाँ। एक साथ बहुत सारा केओस। उसकी 2-3 वजह है। एक तो सोशल मीडिया ने एक नए सर्कल को इतनी ताकत दी है जितनी पहले कभी थी नहीं। उससे भी नहीं पता इससे क्या करना है, बस पावर आ गई उसके पास अचानक। तो सरकार से नाराज होना नॉर्मल बात है, सरकारों से लोग नाराज होते हैं, हर देश में होते हैं। बट पूरी गवर्नमेंट चेंज कर दे रहे हैं। वो इसलिए कि उन देशों की सरकारें बहुत ताकतवर नहीं थी, उन देशों के सिस्टम बहुत ताकतवर नहीं थे, छोटे देश हैं। नेपाल एक छोटा देश है और नेपाल में जो यंगस्टर्स हैं सोशल मीडिया पे उनकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, कुछ नए नेता उसमें बन गए हैं। उन नए नेताओं ने जब कहा विरोध करने के लिए तो पूरी जनता जनजी सड़क पे आ गई, जन अल्फा भी सड़क पे आ गई, वो छोटे बच्चे भी थे उसमें। जब पावर आती है हमें कई बार समझ नहीं आता कि अब करें क्या इसका। भीड़ इकट्ठी हो गई है, कुछ करने को है नहीं, समझ नहीं आ रहा, तो आग लगा देते हैं। उन 100, 200, 500 में से एक ने कहा होगा आग लगाने के लिए, कईयों के मन में आया होगा कि नहीं लगाना चाहिए। पर भीड़ के जो मनोविज्ञान की खास बात है उसमें जो बुरे लोग हैं बहुत मुखर होते हैं, अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। एक शायर का शेर है, बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं है, शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। कई लोग चाहते हैं कि आग ना लगाएं पर वो बोल नहीं पाते, कहीं हमें ना लगा दे आग भाई, ये गुस्से वाले लोग हैं। फिर उनमें से 1-2 उत्साही लोग आग लगाएंगे, बाकी हुड़दंग करेंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने अपने देश का कितना नुकसान कर दिया है। एक और बिल्डिंग जला देंगे, राष्ट्रपति भवन जला देंगे, संसद जला देंगे, म्यूजियम जला देंगे, क्योंकि गुस्सा है, कुछ करना है। लिम्बिक सिस्टम काम नहीं कर रहा उनका, बेसिक सी बात यह है, उन्हें कुछ ना कुछ करना है, तो कर दिया। सरकार भाग गई, जो मंत्री मिला पिटा, उसकी जान जाते जाती बची, सब भाग गए। अब वो सोच रहे कि अब करें क्या। वो तानाशाही नहीं चाह रहे थे। जो पुराना राजा है ज्ञानेंद्र, उसकी तरफ से कोशिश थी कि वो फिर से राजा बन जाए, राजशाही आ जाए, उसे किसने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि हमें लोकतंत्र ही चाहिए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस जिसपे उनको भरोसा था उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया या जो भी सचिव बनाया, और कहा कि आप इतने टाइम में 1 साल में नए इलेक्शन करवा के नया सिस्टम डेवलप कर दीजिए। यही बांग्लादेश में हुआ। वो भी यूथ था, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा, उनको अपने सरकार के कुछ फैसलों से दिक्कत है। सरकार से भी गलती कई बार होती है, वो समझ नहीं पाते, भांप नहीं पाते कि जनता कितनी नाराज है। छोटे देशों को स्पेशली ऐसे फैसले बहुत सोच समझ के करने चाहिए जिससे जनता नाराज होती है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यही श्रीलंका में हुआ। पर इससे ये निष्कर्ष निकालना कि लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। इन सब देशों में लोग डेमोक्रेसी के पक्ष में थे, लेकिन सरकार बदलने के पक्ष में थे। और इस वजह से अगर हमें लगता है कि भारत में ऐसा होने वाला, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होने वाला। फ्रांस छोटा सा देश है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबके पास सोशल मीडिया है, तो रिस्क हो सकता है। पर वहाँ सरकारें बदलती हैं, वहाँ ये नहीं होता कि जनता चढ़ गई। वहाँ ये कि विरोध होता है, सरकारें बदलती हैं, बार बार वहाँ के प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, राष्ट्रपति स्टेबल है, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी वहाँ चैलेंज नहीं है, केवल पीएम चेंज हो रहे हैं। क्यों ऐसे लोग इतने क्यों इम्पेशेंट हो गए कि उनकी टर्म का भी मौका नहीं दे रहे प्राइम मिनिस्टर्स को? अभी हटाओ। प्राइम मिनिस्टर की फिक्स टर्म नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर की टर्म का सिंपल मतलब है जब तक लोअर हाउस में उनको विश्वास मिला हुआ है। भारत में भी ऐसा है। फ्रांस का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में शक्तियां बटी होती हैं, लेकिन इंग्लैंड और भारत का सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट कि वहाँ एक महाराजा हैं या राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति इलेक्टेड है, महाराजा जन्म से बनते हैं, उसको छोड़ दें अगर। इन दोनों देशों में जो लोअर हाउस है, हालांकि इसको लोअर क्यों कहती है मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से तो अपर कहना चाहिए क्योंकि जनता का हाउस है, पर वो परंपरा भी इंग्लैंड से ही है, उसको लोअर हाउस कहने की परंपरा है, हाउस ऑफ जो कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में अगर आपके पास मेजोरिटी है तो आप पीएम है, मेजोरिटी नहीं है तो नहीं है। तो पीएम चेंज होना फिर से इलेक्शन होना नहीं होता है, वही इलेक्टेड लोग हैं, उन्होंने ही आपस में पीएम चेंज कर लिया। व्हाई इज इट हैपनिंग? मतलब सोच के डिसीजन लिया था और कहीं जगह पीएम हुआ, कहीं पे गवर्नमेंट हो गई, वेट ही नहीं करते लोग टर्म चेंज होने का। इलेक्शन जब आएंगे मे बी तब वो कर लें वोट, अगर डेमोक्रेसी ही चाहिए तो। सरकारें चलती रहें, पीएम चेंज हो, ये तो कभी कभी इसलिए भी होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको खुद ही समझ में आता है कि हमसे गलती हो गई है। आपने रिसेंटली देखा गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया, पूरा नया मंत्रिमंडल बना, क्योंकि बीजेपी को शायद ये समझ में आया होगा कि जनता उतनी खुश नहीं है अगले इलेक्शन में, क्योंकि पिछले इलेक्शन में अब तक की हाईएस्ट मेजोरिटी आई थी, तो चैलेंज है।
और इतने साल से सरकार चल रही है, मेरे ख्याल से उनको 25 साल के आसपास हो गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी हर साल होती है, हर 5 साल में होती है, फिर भी मैनेज कर रहे हैं। सरकार हर बार बन रही है, इस बार हाईएस्ट मेजोरिटी है, अपेक्षाएं ज़्यादा हैं जनता की। तो अगर पार्टी को अपने इंटेलिजेंस से समझ में आ जाए कि लोग खुश नहीं हैं, तो सही टाइम पे लीडरशिप चेंज कर देनी चाहिए। ऐसा भी होता है। तो इंग्लैंड में अगर पार्टी सेम है और केवल पीएम चेंज हो रहा है, इसका मतलब पार्टी ने रियलाइज कर लिया कि जनता हमारे पीएम से खुश नहीं है, तो पीएम चेंज करना चाहिए। बट नन ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ दीज 5 countries do explain that people are fed up with democracy. People are just fed up of the current government or the prime minister. And which is normal all across historical events. सोशल मीडिया आने के बाद थोड़ा फास्ट हो भी गया, दिखता भी ज़्यादा है, होता पहले भी था।